इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन इलेक्ट्रिकल। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ अपना पसंदीदा कार्यक्रम खास मुलाकात। आज हमारे साथ इस खास मुलाकात में जो मेहमान जुड़ने वाले हैं, बिहार की राजनीति में अपना एक कद रखते हैं और आज हम उनके साथ बिहार की राजनीति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बिहार के मधेपुरा से वो जिला अध्यक्ष है लोजपा पार्टी के। आज हमारे साथ दिनेश कुमार पासवान जी जुड़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच विवाद जो है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि वो बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव ने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद, जो कि जमुई से सांसद है, चिराग पासवान को लड़का बच्चा कह दिया था। चिराग पासवान पर हमला करते हुए विजेंद्र यादव ने कहा था, चिराग पासवान लड़का बच्चा है, बच्चे को कितना अनुभव है, वह तो कल पैदा हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता की ओर से चिराग पासवान को लड़का बच्चा कहे जाने को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने भी जवाबी हमला बोला था और पार्टी के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से बनने वाला मुख्यमंत्री बता दिया था। अब इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के मधेपुरा जिला अध्यक्ष लोजपा से दिनेश कुमार पासवान हमारे साथ मौजूद है। दिनेश कुमार पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। नमस्कार आप लोगों को भी, जो आप लोगों ने आज हमें इस कार्यक्रम में बुलाने का अवसर दिया और आने का अवसर दिया। आप सबको मधेपुरा जिला लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से कोटि कोटि नमन और प्रणाम। जी दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे है, अभी तक एनडीए गठबंधन के साथ लोजपा चुनाव लड़ती आ रही थी। अचानक से अब जो जेडीयू और लोजपा के बीच में जो ये दरार आई है, ये जो मसला है ये सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि ये बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि मैंने अभी भी बताया, बिहार सरकार के मंत्री जो है विजेंद्र यादव, उन्होंने जमुई सांसद चिराग पासवान को लेकर बात कही कि वो तो अभी लड़का है, बच्चा है, कल ही पैदा हुए हैं, उन्हें कितना अनुभव है। क्या कहना चाहेंगे इस बयान पर आप? इस मैटर में कहना चाहेंगे कि जो हमारी गठबंधन थी पहले जी, एक्चुअल में जदयू के साथ नहीं था हमारा गठबंधन जी। 2014 में हमारी पार्टी चुनाव लड़ी थी और एनडीए गठबंधन में जैसे कि जीतन राम मांझी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, बीजेपी थे, लोजपा थे। बीच में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई, मांझी जी भी चले गए, उपेंद्र कुशवाहा भी चले गए और जदयू के कृपा से हमारी पार्टी राजनीति नहीं कर रही है, नहीं उनके भरोसे पे बलबूते पे। हमारी गठबंधन बीजेपी के साथ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद जी हैं जमुई से, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी, पार्टी के संस्थापक माननीय आदरणीय रामविलास पासवान जी, और इनका यानी कि हमारी लोक जनशक्ति पार्टी का जो गठबंधन है बीजेपी के साथ है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मिशन को लेकर चले थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो कि इस आपदा की घड़ी में कोरोना काल में 13 ही मार्च को वह रैली को स्थगित कर दिया गया। हमारा पहला रैली हुआ था मुजफ्फरपुर में, उसके बाद सुपौल में, सुपौल से स्थगित हो गया था। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक ही उद्देश्य था कि वर्तमान जो अभी सरकार है बिहार में, इनका क्रियाकलाप कामों को देखते हुए हर एक जिला से कार्यकर्ता सम्मेलन करके, नुक्कड़ सभा करके या महासम्मेलन करके एक एक पॉइंट पे जानकारी लेना और क्या जनता के बीच में क्या विकास हुई है, क्या नहीं हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा लेके चले थे और उनका प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन किसी कारणवश 13 मार्च को ही हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार ने सब उस सरकारी कार्यक्रम को रद्द कर दिया। दूसरी बात, दौर पे दौर चली आ रही है और कहने के मतलब हम 3 पार्टी अभी गठबंधन में हैं, बीजेपी, जदयू, लोजपा। तो इस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं और हमारे पार्टी के संस्थापक जो हैं, हमारे युवा नेता, युवा बिहारी चिराग पासवान के कंधे पे बागडोर दिए हैं और हमारे पार्टी के जो संस्थापक हैं 51 वर्ष का उनको जो है ना राजनीतिक अनुभव है और अनुभव रखते हैं और उन्होंने
पूरा बागडोर हमारे युवा अध्यक्ष को दिए हैं, राष्ट्रीय भाई चिराग पासवान जी को। और इस बात पे कहीं ना कहीं जदयू का नेता हो या वो सांसद हो या मंत्री हो, कहीं ना कहीं खलता है कि बहुत कम ही उम्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद बने, माने चिराग पासवान जी मोई से, उसके बाद पुनः बने। और मेरा जो अध्यक्ष एक मुद्दे पे, एक पॉइंट पे बिहार सरकार को ट्वीट करके, व्हाट्सएप के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से लेटर लिख के उनको अवगत कराते हैं, यहाँ पे यह कमी है वह कमी है, लेकिन उनके बातों को दरकिनार करते हैं। इसके मतलब यह नहीं है कि हम दल में हैं तो कहीं पे पीड़ा है, कहीं पे कुछ है, पब्लिक की समस्या है, उनको जानकारी नहीं दे। जानकारी अगर जब बिहार के मालिक है, हम लोग गठबंधन में हैं, तो उनको तो जानकारी देना ही होगा। पुनः बम होगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको पत्र के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ट्वीट करके भी बताते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को दरकिनार करके चलते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री उनके ऊपर भी ट्वीट हुआ था वैक्सीन को लेकर, टैक्स को लेकर। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार में टैक्स बढ़ाने की जरूरत है, उस पे भी जदयू के सांसद जो है ललन सिंह, उन्होंने कहा था कि कालिदास का उनको जो है ना तरजीह दिया गया और बोले कि जिस डाल पे आप बैठते हैं उसी डाल को काटते हैं। लेकिन सोचना चाहिए उस ललन सिंह जी को, जो आदरणीय सांसद हैं चाहे जो भी हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम लोग उसके डाल पे नहीं बैठे हैं, वो बीजेपी और जदयू के डाल पे बैठ के मुख्यमंत्री बिहार के बने हुए हैं। उनको सोचना चाहिए। सम्मानित और आदर्श नेता हैं, पूर्व से अनुभव रखते हैं, कई बार चुनाव जीत चुके, लड़ चुके हैं। उनको यह समझना चाहिए कि हम किसके साथ हैं। अगर अभी कह दे कि जदयू में लोजपा और बीजेपी है तो ऐसा कतई नहीं हो सकता है, बल्कि 2014 के चुनाव के बाद जदयू ने हमारे यानी कि बीजेपी गठबंधन लोजपा और भाजपा में सम्मिलित हुए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री के बलबूते पे अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे सम्मानित नेता हैं आदरणीय बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू, उन्होंने जो कहा लड़का है, बच्चा है। एक दिन हमारे विजेंद्र बाबू जी थे, एक दिन वो भी बच्चा थे, जवान हुए, चुनाव लड़े, आज बुढ़ापे की ओर पे है। मैं इससे यह साबित करता हूं कि जिस तरह से उम्र गुजरती जाती है उस तरह से उनका जो याददाश्त भी कमजोर होते जा रही है। मैं यह समझ रहा हूं, अगर बच्चा है, क्या बच्चा है तो चुनाव कैसे जीत गए जुमई से 2-2 बार, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बन गए? पूरा अभी जो जदयू के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार को, एक एक चीज से किस तरह से मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी अवगत करा रहे हैं और बार बार ट्विटर पे, फेसबुक पे उनको सारी चीज की जानकारी दे रहे हैं। माने नहीं माने उसका काम है, हम लोगों का काम है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मिशन को लेके चलना। युवा बिहारी के ऊपर जो बागडोर दिया गया है उसके आधार पे, उसके राजनीति पे हम लोग चल रहे हैं, अपनी पार्टी की मजबूती को लेकर चल रहे हैं, पार्टी के संगठन के ऊपर चल रहे हैं, बल्कि किसी के खराब के ऊपर नहीं चल रहे हैं। जब जरूरत उनको लोजपा का नहीं है तो हम लोगों को भी जदयू का जरूरत नहीं है। अगर इस तरह से बयानबाजी करेगी तो हम लोग सक्षम है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्षम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कि बीजेपी जो तय करेगी उसको हम मानेंगे और उसके अनुकूल हम चलेंगे। अब तय करना हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को है, तय करना हमारे जदयू के नेता को है कि क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल दिनेश जी, जेडीयू और एलजेपी में जो तलखी बढ़ती जा रही है उसके बीच बिहार में दलित चेहरा माने जाने वाले श्याम रजक जो है, सीएम नीतीश कुमार का साथ छोड़कर उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया है। अब नीतीश कुमार उस डैमेज कंट्रोल में जुट गए उसके, और रजक की विदाई से होने वाले नुकसान की भरपाई जीतन राम मांझी के जरिए करने की कोशिश हो रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? रजक का छोड़ देना जेडीयू और जीतन राम मांझी का दोबारा जेडीयू में वापसी, दलित वोट बैंक साधने की कोशिश जो है वो जेडीयू की तरफ से की जा रही है। सर, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि श्याम रजक जी बहुत दिन यानी कि जदयू में मंत्री पद पे भी रहे, मंत्री भी रहे, और उसके बाद आरजेडी का दामन थामने का काम किया। इससे हमको यह साबित होता है कि जदयू में कहीं न कहीं उनको बिहार सरकार में या नीतीश कुमार में या उनके नेताओं में कहीं न कहीं कमी दिखी। देखने के बाद श्याम रजक जी ने अपना रास्ता जो है अपनाने का प्रयास किया। उसके बाद वो लोग आदर्श नेता हैं, अनुभवी हैं, वो लोग जान रहे हैं कि हमको कहाँ पे क्या फायदा होने वाला है, कहाँ पे क्या घाटा होने वाला है, या उगता सूरज को
नमन करने के लिए या डूबता सूरज को नमन छोड़ने के लिए, जैसा जो भी हो, वो श्याम रजक खुद अपने अनुभवी नेता हैं, उनको जैसा लगा वैसा उन्होंने किया। दूसरी बात रहा दलित चेहरा तो पूरे राष्ट्र में जाने जाते हैं, आदरणीय रामविलास पासवान जी जाने जाते हैं। आज के डेट में कोई भी कहते दलित चेहरा, तो दलित से जो भी नेताजी आते हैं उनको अपने क्रियाकलाप कामों को देखना चाहिए और दलितों के प्रति श्रद्धा देखना चाहिए और क्या क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। और इससे जहां जी जी श्याम रजक हेलो जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं दिनेश जी? जी दिनेश जी, दिनेश जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? पा रहे हैं? जी जी बताएं। जी आपको सुन पा रहे हैं? जी जी बताएं बताएं। क्या करेंगे, वापसी होने वाली है क्या नहीं, तो लगता है कुछ नेटवर्क इश्यू है जिस वजह से दिनेश जी की आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। चलिए, जब तक दिनेश जी हमारे साथ दोबारा जुड़ते हैं तब तक बात कर लेते हैं कि बिहार में दलित राजनीति की तब हम बात कर लेते हैं। पासवान से लेकर मांझी तक आखिर क्यों बेचैन हैं बिहार में दलित राजनीति को लेकर। बिहार में कुल 16% दलित मतदाता है। यूपी से आखिर कितनी अलग है बिहार की राजनीति, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां से पहला दलित उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री और पहला मुख्यमंत्री मिला। इसके बाद भी दलित राजनीति बिहार में यूपी और महाराष्ट्र की तरह अपनी जड़ें नहीं जमा सकी है। इसी का नतीजा है कि आज एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी जो है वो बेचैन नजर आ रहे हैं। उन्हें अपने अपने गठबंधनों में तवज्जो नहीं मिल रही है। ऐसे में चिराग पासवान जेडीयू से तो मांझी आरजेडी से खफा नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने पिछले 7-8 महीने से लगातार बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और उनके कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाया है। पहले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान जेडीयू को असहज करने वाला बयान दिया। अब बाढ़ और कोरोना के मुद्दे पर चिराग के निशाने पर नीतीश कुमार आ गए हैं। तो जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने चिराग पासवान को कालिदास बता दिया। वहीं दूसरी तरफ मांझी भी आरजेडी के खिलाफ जो है मोर्चा खोले बैठे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ऐसे में मांझी की घर वापसी को लेकर भी जेडीयू की तरफ से पिछले कई महीनों से अभियान चलाया जा रहा है। अब यहां आपको थोड़ा सा समझना होगा कि बिहार जो है वो देश का पहला राज्य बना जिसने जमींदारी उन्मूलन कानून को पारित किया। इसके बाद उम्मीद जगी थी कि बिहार में समाज के दबे कुचले तबके की सामाजिक और आर्थिक तरक्की का जो है रास्ता खुल सकेगा, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। हालांकि 60 के दशक के आखिर में भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे, जो देश में पहले दलित मुख्यमंत्री थे 1970। जी मेरे साथ शायद दिनेश कुमार जी वापस जुड़ गए। दिनेश कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी जी दिनेश कुमार जी, मैं बात कर रहा था यहाँ पे बिहार में दलित राजनीति को लेकर कि बिहार जो है देश का एक ऐसा राज्य है जहां से देश का पहला दलित उप प्रधानमंत्री और पहला मुख्यमंत्री बिहार से मिला। इसके बाद भी दलित राजनीति जो है वो बिहार में यूपी और महाराष्ट्र की तरह अपनी जड़ें नहीं जमा सकी। इसी का नतीजा है, या इसी का नतीजा हम माने कि आज एलजेपी प्रमुख जो चिराग पासवान है और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी है, दोनों बेचैन नजर आ रहे हैं क्योंकि दोनों को अपने अपने गठबंधनों में तवज्जो नहीं मिल रही है। ऐसे में चिराग पासवान जो है वो जेडीयू से और मांझी आरजेडी से खफा नजर आ रहे हैं।
लगता है दिनेश जी हमारे साथ फिर, दिनेश जी नेटवर्क ना होने की वजह से फिर हमसे डिस्कनेक्ट हो गए। दिनेश जी आते तो मैं उनसे फिर सवाल लूंगा। तब तक मैं आपको बता रहा था कि बिहार जो है वो देश का पहला राज्य बना जिसने जमींदारी उन्मूलन कानून पारित किया था। इसके बाद उम्मीद जगी थी कि बिहार में समाज के जो दबे कुचले तबके और उनकी जो सामाजिक और आर्थिक तरक्की है उसका रास्ता खुलेगा, लेकिन हालात जो है वो जस के तस बने रहे। हालांकि 60 के दशक के आखिर में भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे, जो देश में पहले दलित मुख्यमंत्री थे। 1977 के बिहार के बाबू जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री बन गए थे। फिर भी बिहार की अनुसूचित जाति के सामाजिक और आर्थिक हालात में ना तो कोई सुधार आया और ना ही वह अपनी कोई सियासी पहचान बना सके। दलित चिंतक सुनील कुमार कुसुम कहते हैं कि बिहार में दलित राजनीति की कोई अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं है। रामविलास पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो, ना तो दलित आंदोलन से निकले हैं और ना ही दलित विचारधारा से आए हैं। इसलिए बिहार में दलित राजनीति कभी जो है वो स्थापित नहीं हो पाई है, क्योंकि दोनों ही बड़े नेता जो है वो किसी दलित आंदोलन से नहीं निकले। बिहार में जो भी दलित नेता है वो अपनी अपनी जातियों के नेता भले ही बन गए हो, लेकिन पूरे दलित समुदाय के नेता के तौर पर स्थापित नहीं हो सके हैं। इसलिए आज उन्हें कोई खास तवज्जो जो है वो नहीं मिल रही है। इसी के साथ ही बिहार में जो अनुसूचित जाति, जिसे आम बोलचाल की भाषा में दलित वर्ग कहा जाता है, कि जनसंख्या जो है वो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 16% है। अनुसूचित जाति को नीतीश कुमार ने पहले ही सुविधा अनुसार दलित और महादलित की श्रेणी में रखा। तो 2 साल पहले सबको महादलित बनाकर एक ही श्रेणी में शामिल कर दिया गया। हालांकि सारे दलित वोट को मिला दे तो कमोवेश यादव वोट बैंक से कम ताकत जो है वो नहीं रखता दलित वोट बैंक। दलित कोटे के वोट का 70% हिस्सा जो है वो रविदास, मुसर और पासवान जाति का है। ऐसे में सूबे में दलित वोट बैंक सत्ता की दिशा और दशा दोनों तय करने की ताकत जो है वो रखती है। बिहार में दलित राजनीति आंदोलन जो है वो कभी हुए ही नहीं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद कुमार यहाँ पे कहते हैं कि यूपी में काशीराम ने जिस तरह से दलित समुदाय में राजनीतिक चेतना के लिए संघर्ष किया था, वैसा कोई आंदोलन बिहार में दोबारा हुआ ही नहीं। बिहार में सामाजिक न्याय के लिए जरूर आंदोलन हुए हैं, जिनमें ओबीसी के साथ साथ दलितों के हक की लड़ाई जरूर हुई है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उन्हें वो मुकाम जो है वो नहीं मिल पाया। जिस प्रकार यूपी और महाराष्ट्र की राजनीति में दलित समुदाय को जो मुकाम मिला है, बिहार में दलित समुदाय जो है वो बिखरा हुआ है। उसका अपने कोई एक नेता नहीं है और ना ही कोई एक बेल्ट है। बिहार में दलितों की सीट का समीकरण आखिर क्या है, उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। बिहार में विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें जो है वो 38 है। 2015 में आरजेडी ने सबसे ज्यादा 14 दलित सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जेडीयू को 10 और कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 5 और बाकी 4 सीटें जो है वो अन्य को मिली थी। इसमें से 30 सीटें रविदास समुदाय के नेता जीते थे, जबकि 11 पर पासवान समुदाय से आने वाले जो नेता थे उन्होंने अपना कब्जा जमाया था। 2005 में जेडीयू को 15 सीटें मिली थी और 2010 में 19 सीटें जेडीयू ने जीती थी। बीजेपी के खाते में 2005 में 12 सीटें आई थी और 2010 में 18 जो सीटें हैं वो जीती थी। आरजेडी को 2005 में 6 सीटें मिली थी और 2010 में ये घटकर 1 रह गई थी। 2005 में 2 सीट जीतने वाली एलजेपी ने तो 2010 में इन सीटों पर खाता तक नहीं खोला और कांग्रेस का भी लगभग यही हाल जो है वो रहा। बिहार में दलित समुदाय जो है वो अपना मसीहा तलाश रहा है। वरिष्ठ पत्रकार है अरविंद मोहन, वो कहते हैं कि बिहार में दलित राजनीति दूसरे राज्यों से अलग है। बिहार में दलित समुदाय हर चुनाव में अपना मसीहा तलाश रहा है। पहले कांग्रेस पर भरोसा किया और उसके बाद लालू यादव की आरजेडी के साथ लंबे समय तक रहा। इसके बाद नीतीश कुमार की जेडीयू का रुख किया
लेकिन दलित समुदाय को सभी ने ठगा है। उनके हक के लिए किसी ने भी कोई ठोस कदम जो है वो नहीं उठाया है। इसलिए हर चुनाव में दलित समुदाय की वोटिंग पैटर्न जो है वो बदलती रहती है। अरविंद मोहन यहाँ कहते हैं कि पासवान जाति की बात करें तो बिहार में तकरीबन 5% के करीब वोट बैंक वाली इस जाति के सर्वमान्य नेता जो है वो रामविलास पासवान रहे हैं। यूपी से लगे हुए इलाकों में बसपा का अपना जनाधार है, लेकिन पूरे बिहार में वो ना तो पार्टी खड़ी कर सकी और ना ही कोई सक्रिय भूमिका में कभी दिखी। ऐसे ही बाकी दलित नेताओं का दायरा जो है वो भी सीमित रहा। यही वजह है कि बिहार में दलित समुदाय को कोई राजनीतिक पहचान यूपी और दूसरे राज्यों की तरह स्थापित नहीं हो सकी है। बिहार में दलित नहीं बल्कि महादलित है। अब ये क्या बात है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि बिहार की दलित समुदाय में 22 जातियां आती है। 2005 में नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने दलित समुदायों को साधने के लिए दलित कैटेगरी की 22 जातियों में से 21 को महादलित घोषित कर अपनी तरफ से कोशिशें जो है वो शुरू कर दी थी, जिसमें वो कामयाब भी रहे थे। हालांकि 2018 में पासवान जातियों को शामिल कर सभी को उन्होंने महादलित बना दिया था। इस तरह से बिहार में अब कोई भी दलित समुदाय नहीं रह गया है। जीतन राम मांझी ने 8 महीने सीएम पद पर रहते हुए अपना सारा फोकस कमोवेश इस बात पर रखा था कि वह कैसे महादलित का चेहरा बन सके। पासवान समुदाय पर आज भी एलजेपी की पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा दलितों के अन्य नेता, मसलन दलितों में सबसे पिछड़ी जाति मुसहरों के सर्वमान्य नेता जीतन राम मांझी, रजकों के बड़े चेहरे श्याम रजक और रविदास के रमई राम और पासियों के उदय नारायण चौधरी सरीखे नेताओं के अपने अपने राजनीतिक असर है। हालांकि श्याम रजक और उदय नारायण चौधरी ने नीतीश कुमार के से राजनीतिक नाता जो है वो तोड़ चुके हैं वो और तोड़कर जो है अलग हो चुके हैं। अब बिहार में दलित एजेंडा सेट करने का सही वक्त है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और दलित चिंतक जो है रतन लाल जी, वो कहते हैं कि बिहार में दलित राजनीति की अपनी कोई पहचान तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक दलित समुदाय अपना सामाजिक एजेंडा नहीं तैयार कर लेते। जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान कभी भी किसी सामाजिक आंदोलन का हिस्सा नहीं रहे हैं। श्याम रजक अगर जेडीयू से अलग हुए तो उन्हें चुनावी राजनीति से पहले सामाजिक तौर पर आंदोलन खड़ा करना चाहिए, क्योंकि वो छात्र राजनीति से आए हैं। ऐसे में वो अगर एजेंडा सेट करने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन खड़ा करते हैं तो निश्चित तौर पर दलित ही नहीं बल्कि पिछड़ों को कई राजनीतिक दशा और दिशा मिल सकेगी। दिनेश कुमार पासवान जी शायद हमारे साथ नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश। तो ये हमने आपको बिहार की राजनीति के बारे में जो जानकारियां थी वो दी, किस तरीके से वहां दलित वोट बैंक जो है वो मान्य रखता है, किस तरीके से दलित वोट बैंक वहां अपना एक बहुत अहम रोल जो है वो निभाता है। इन्हीं सब चीजों पर हमने चर्चा की। आगे भी ऐसी ही कुछ बातों पर हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज। कहीं मत जाइएगा, फिर मिलेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज। साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन।